हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार। बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे सूर्य के परिवार के बारे में। इसके अलावा और खगोलीय पिंड जैसे कि तारे, उपग्रह आदि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी ने काली अंधेरी रात्रि में आकाश में इस तरह से अनगिनत तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा। बहुत सारे बिंदु समान असंख्य तारे हमें आकाश में दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ तारे बहुत अधिक चमकीले होते हैं, जबकि कुछ मंद होते हैं। इसके अलावा कुछ पिंड हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कुछ पिंड टिमटिमाते नहीं हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम ग्रह कहते हैं। बच्चों, अब ग्रह, उपग्रह, तारे क्या होते हैं, इसको समझेंगे। तो बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि आकाश में हमें अनगिनत चमकदार पिंड दिखाई देते हैं। कौन कौन से होते हैं? तारे होते हैं, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य आदि। तो ये सब कहाँ स्थित हैं? ये अंतरिक्ष में स्थित हैं। इन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। और खगोलीय पिंड और इनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम खगोलिकी कहते हैं। तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे? इन खगोलीय पिंडों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे जो पूर्वज थे, इन्होंने आकाश का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया और सूर्य, तारे, चंद्रमा और ग्रहों की गति का पता लगाया। इसी के आधार पर कैलेंडर और पंचांग सृजित किए गए। बच्चों, इसके आधार पर इन्होंने मौसम में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी जानकारी हासिल की और लोगों को फसलों के चुनाव और उनके बुआई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न को भी समझने में मदद मिली। तो इस तरह से हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने भी इन खगोलीय पिंडों के बारे में अच्छी जानकारी थी। बच्चों, आगे हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा को हम क्या कहते हैं बच्चों? हमारा मामा कहते हैं। और ये हमें पूरे महीने अलग अलग आकृतियों में दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कलाएं हर दिन परिवर्तित होती रहती है। बच्चों, जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका यानी कि फुल डिस्क हमें दिखाई देती है, उस दिन को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और फिर क्या होगा? प्रत्येक रात्रि को धीरे धीरे क्या होगा? इसका चमकीला भाग घटता जाता है। हम कहते हैं कि चंद्रमा की आकृति कैसी हो रही है? छोटी होती जा रही है। तो 15वें दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है। इस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या के अगले दिन ही चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? बालचंद्र कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं आकाश में? चंद्रमा की अलग अलग कलाएं हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, इधर से धीरे धीरे इसके चमकीले भाग में वृद्धि होती जा रही है। तो पूर्णिमा आ जाएगी और पूर्णिमा के बाद में क्या होगा? धीरे धीरे चमकीला भाग वापस से घटता जाएगा और अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। उस दिन को हम क्या कहेंगे? अमावस्या कहेंगे। तो बच्चों, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि कितनी होती है? 29 दिन से कुछ अधिक होती है। और हिंदी पंचांग के अनुसार इसे हम क्या कहते हैं? इस अवधि को ही एक माह कहते हैं। तो हमें चंद्रमा रोज अपनी आकृति में परिवर्तन करता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे चंद्रमा की कलाओं का सामाजिक महत्व क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो हम अपने जो त्योहार मनाते हैं, वो भी इस चंद्रमा की कलाओं पर आधारित ही मनाते हैं। जैसे कि बच्चों, दीपावली कब मनाई जाती है? अमावस्या को मनाई जाती है। और बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि कब मनाते हैं? हम कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाते हैं। और बालचंद्र के दर्शन के अगले दिन ही ईद उल फितर मनाया जाता है। यानी कि हमारे त्योहार भी किस पर आधारित होते हैं? चंद्रमा की कलाओं पर आधारित होते हैं। बच्चों, आगे हम समझते हैं कि चंद्रमा अपनी कलाओं में परिवर्तन क्यों करता है, क्यों इस चंद्रमा की कलाएं बदलती रहती है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और पृथ्वी क्या करती है? चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। इस तरह से चित्र में देखिए, ये जो चंद्रमा है, ये क्या कर रहा है? ये पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। और पृथ्वी चंद्रमा सहित किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। तो क्या होगा? चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। और इसीलिए हम केवल चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस ओर से परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर सूर्य यहाँ है और बीच में क्या है? चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। तो हम केवल उसी भाग को देख पा रहे हैं जहां से प्रकाश परावर्तित होता है। तो जैसे जैसे चंद्रमा गति कर रहा है, पृथ्वी गति कर रही है, तो इसके जो परावर्तित प्रकाश वाला भाग है उसमें वो घटता रहता है या बढ़ता रहता है। तो इसी के आधार पर हमें चंद्रमा की कलाएं घटती हुई या बढ़ती हुई प्रतीत
होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें बच्चों कि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों के बदलते रहने से ही क्या हो रहा है, चंद्रमा की अलग अलग आकृतियां हमें दिखाई देती है। और बाल चंद्र के पश्चात क्या होगा, पृथ्वी से जब हम देखेंगे तो प्रतिदिन चंद्रमा के चमकीले यानी कि प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। बच्चों पूर्णिमा के पश्चात जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो क्या होगा, सूर्य के द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता जाता है, यानी कि धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाएगी, अमावस्या आ जाएगी, उसके बाद में वापस से प्रदीप्त भाग में वृद्धि होगी और पूर्णिमा आ जाएगी। तो इस तरह से चंद्रमा की कला में परिवर्तन होता रहता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम बात कर रहे हैं चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री, यानी कि सबसे पहले चंद्रमा पर कौन से अंतरिक्ष यात्री गए थे। तो बच्चों 21 जुलाई 1969 को कौन गए थे, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। चित्र में देखिए इस तरह से नील आर्मस्ट्रांग कहाँ गए थे, चंद्रमा की धरती पर इन्होंने अपने कदम रखे थे। उसके बाद में एडविन एल्ड्रिन गए थे, कहाँ पर, चंद्रमा पर गए थे। तो जब ये अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरे तो उन्होंने क्या देखा, चंद्रमा कैसा था बच्चों, चंद्रमा का पृष्ठ धूल भरा तथा निर्जन था और इस पर विभिन्न आमापों के गर्त गड्ढे दिखाई दिए उन्हें। इसके अलावा इन्होंने देखा कि इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत हैं और चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और ना ही क्या है बच्चों, जल है। तो इस तरह से इन्होंने पता लगाया कि चंद्रमा की जो वातावरण है वो कैसा है, चंद्रमा की मिट्टी कैसी है, धूल भरा वहाँ का वातावरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें बच्चों तारों के बारे में। तो आपने रात्रि के समय आकाश में असंख्य तारे देखे होंगे, कैसे होते हैं, बहुत ही चमकीले हमें दिखाई देते हैं। कुछ तारे बहुत अधिक चमकते हैं जबकि कुछ कम चमकीले होते हैं। बच्चों तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, वे स्वयं के प्रकाश को ही उत्सर्जित करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, दीप्त पिंड कहलाते हैं। सूर्य भी क्या है बच्चों, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, लेकिन अन्य तारे जो हैं वो सूर्य की तुलना में बहुत अधिक दूर होते हैं, इसलिए हमें बिंदु जैसे दिखाई देते हैं। और सूर्य हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के थोड़ा नजदीक है। बच्चों सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। और सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंटोरी है। इसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से, लगभग 4 × 10⁻13 किलोमीटर। तो इतनी अधिक दूरियों को हम लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। क्या होता है प्रकाश वर्ष, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रकाश एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर। और बच्चों सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है, 8 प्रकाश मिनट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं कि हमें दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो बच्चों दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, परंतु सूर्य का प्रकाश इस समय तीव्र होता है, इस कारण तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है और इस घूर्णन के कारण ही तारों की स्थिति में परिवर्तन हमें महसूस होता है। वास्तव में तारे अब गति नहीं करते हैं, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन गति कौन कर रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, तारों की स्थिति में परिवर्तन होता दिखाई देता है। यदि कोई तारा सूर्यास्त होते ही पूर्व में दिखाई देता है तो सूर्योदय के पहले ये पश्चिम दिशा में अस्त होता हुआ हमें दिखाई देगा। बच्चों तारों की स्थिति में परिवर्तन हमें नजर आता है, लेकिन एक तारा ऐसा है जो हमें सदैव एक ही स्थिति में दिखाई देता है। कौन सा तारा है, यह ध्रुव तारा है। यह एक ऐसा तारा है जो स्थिर दिखाई देता है, यानी कि इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन हमें महसूस नहीं होता है। वैसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए करेंगे हम एक क्रियाकलाप। क्या करना है, हमें एक छाता लेना है और इस तरह से छाते को खोल लेना है। अब क्या करेंगे, हम कागज से लगभग 10-15 तारे बनाएंगे और छाते की केंद्रीय छड़ पर एक तारा हम चिपका देंगे और बाकी के तारे हमें कहाँ चिपकाने हैं, इसके जो अन्य तार हैं यानी कि स्पोक हैं वहां पर हमें एक एक तारा चिपका देना है। अब क्या करना है बच्चों, हमें केंद्रीय छड़ को पकड़कर इस छाते को गोल गोल घुमाना है। तो हम देखेंगे कि जो हमने छाते पर अक्ष पर तारे चिपकाए हैं वो हमें गति करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक तारा ऐसा है जो हमें गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। कौन सा तारा, जो तारा छाते के अक्ष पर स्थित होता है उसकी गति में कोई भी परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है, हमेशा वो तारा हमें एक ही स्थिति में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा भी एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित होता है, इसीलिए हमें गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। कहाँ पर स्थित है ये पृथ्वी के अक्ष की दिशा में होता है। तो जब पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो भी इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह सदैव हमें स्थिर दिखाई देता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों मिलेंगे हम
अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।